नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। आज ऑफिस में यूं ही चर्चा चल रही थी कि बारिश हो रही है और बिहार में दूसरी बार बाढ़ आ चुकी है। और ये दूसरी बार नहीं है, सच पूछे तो पिछले 40 साल 42 सालों में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, हजारों मवेशी जो जानवर होते हैं वो बाढ़ में मर जाते हैं। तो उसी पर आज आदेश पुरी जो हमारे सहयोगी हैं, इनसे चर्चा चल रहा था। तो हमने सोचा कि आखिरकार ये चर्चा हम तक ही सीमित क्यों रहे, हमारा जो दर्शक है उन तक ये चर्चा पहुंचनी चाहिए कि आखिरकार बिहार में बाढ़ क्यों आती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब महाजनपद का काल चल रहा था, उस समय भारत में कुल 16 महाजनपद होते थे, जैसा इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। 3 महाजनपद बिहार से थे, मगध, अंग प्रदेश और वज्जी। अंग प्रदेश मतलब भागलपुर, वज्जी मतलब वैशाली और मगध मतलब पटना से जो गया का क्षेत्र है। और 16 महाजनपद जो देश में थे, जिसमें 8 उत्तर प्रदेश में था, 1 मध्य प्रदेश में था, सबसे जो पावरफुल केंद्र था सत्ता का वो मगध था। तो आखिरकार क्या कारण था कि मगध का जो क्षेत्र था वो इन 16 महाजनपदों पर राज करता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन काल आता है, मौर्य वंश, चाहे उसके बाद शुंग वंश आता है और तमाम जो गुप्त काल आता है, सभी जगह सेंटर जो होता है पावर का, सत्ता का, वो मगध को बनाया जाता है। आखिरकार क्या कारण था कि सभ्यता इतनी अच्छी तरीके से मगध के क्षेत्र में पनपी और पसर सकी? इसके पीछे क्या कारण था, इस पर पहले हमें सोचना होगा। और आज उसी मगध का क्या हाल हो चुका है, बदहाल हो चुका है मगध। हर साल बिहार का 2 दर्जन से अधिक जिला बाढ़ झेलता है और 6-7 जिला जो है वो सुखाड़ झेलता है। अब देखिए, जो इतिहास हमें बताता है कि मगध में साम्राज्य जो स्थापित हुआ, सत्ता का केंद्र बना, उसका और सभ्यता जो यहाँ पर पनपा और पसरा, इसका 2 प्रमुख कारण था। पहला, आयरन यानी लोहा सबसे ज्यादा उपलब्ध इसी क्षेत्र में रहता था। जो राजगीर का क्षेत्र है, नालंदा का क्षेत्र है, वहां पे अच्छी खासी संख्या में लोहा मिलता था, हथियार बनता था। और उससे भी जो प्रमुख कारण था वो हमारी गंगा रही है। गंगा अकेले नहीं, पुनपुन है, गोमती, माफ कीजिएगा, गंडक नदी, सोन, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में मिलता था, जिस कारण से इसे कुसुमपुर भी कहते थे, यानी यहाँ पर फूलों की खेती होती थी। और आज उस पटना को क्या बना दिया गया कि हर साल डूब जाता है, बारिश हो चाहे नहीं हो, ये क्षेत्र डूब जाता है। 2017 का मुझे याद है, मैं रिपोर्टिंग उस समय कर रहा था, कड़ी धूप निकली रहती थी, 12 दिन 15 दिनों तक कड़ी धूप थी। इसके बावजूद गंगा जो है वो उफान पर थी, नीतीश कुमार परेशान थे, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान था। तो आखिरकार इसका क्या कारण है, इस पर हम आदेश पुरी से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रख देता हूं। 1989 से 2021 तक के ये आंकड़े हैं। और 1989 साल मैंने इसलिए चुना क्योंकि उसके बाद से कुछ बदला है बिहार में। क्या बदला है वो आदेश पुरी हमसे बताएंगे, लेकिन कुछ आंकड़े पहले आपके सामने रख देता हूं। देखिए, 1989 से अभी तक में जो कुल मौतें हुई हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसके अनुसार 8,570 लोगों की अभी तक बाढ़ से मौत हो चुकी है। और अगर औसत निकाले तो हर साल 204 लोगों की जान चली जाती है बिहार में जो बाढ़ आती है उसके कारण। अब हम मवेशियों की बात कर लेते हैं, यानी जानवरों की। तो जानवरों की कुल मौत की जो संख्या है वो 25,776 है, यानी हर साल औसतन 614 जानवर की जान चली जाती है बाढ़ के पानी के कारण। अब अगला आंकड़ा जो है वो है कि 7.7 करोड़ हेक्टेयर जमीन बाढ़ में हर साल डूब जाता है, यानी लगभग 18.3 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो हर साल जलमग्न हो जाता है, पानी में कुछ सप्ताह कुछ महीनों के लिए डूब जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने हेक्टेयर में जो फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है बिहार में। तो इसका आंकड़ा 1989 से अभी तक का है 3.74 करोड़ हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाते हैं, यानी हर साल लगभग 8,94,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फसलों के बर्बाद होने के कारण कितने रुपए का नुकसान होता है। देखिए, 7,969 करोड़ रुपए का नुकसान होता है 1989 से 2021 तक, और हर साल लगभग 189 करोड़ रुपए का नुकसान। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितना भवन अभी तक, यानी कितना घर, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो घर होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर हो, उसमें कितने घर ध्वस्त हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त, टूट चुके हैं। तो पिछले 42 सालों में 1.15 करोड़, यानी 1,15 लाख के आसपास घर टूट चुके हैं बाढ़ से। और अगर हर साल की बात करें तो 2,73,809 यह आंकड़ा होता है। और अंतिम आंकड़ा आपको बता देते हैं कि इन मकानों के टूटने से 4,151 करोड़ रुपए का अब तक नुकसान हुआ है, यानी हर साल औसतन 98 करोड़ 3 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, माफ कीजिएगा,
बाढ़ के कारण जो घर टूटते हैं उसके चलते बर्बाद हो जाता है। आप सोचिए ये कितना मतलब दर्द देने वाला फिगर है मेरे जैसे एक बिहारी के लिए। मैं खुद बक्सर जिले का हूं, बक्सर जिला का अभी चक्की है, ब्रह्मपुर है, राजपूत प्रखंड जलमग्न है। आदेशपुरी खुद मोतिहारी से है, ये तो ऐसे इलाके से आते हैं सारण प्रमंडल के बगल में जो हर साल झेलता है बाढ़। आदेशपुरी हमें बताएंगे बाढ़ का मूल कारण और इसका समाधान कैसे निकलेगा। पहले हम कारण में बात कर लेते हैं, बताइए आप। देखिए, सबसे बता दें आपको कि कोई भी सरकार आया और जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो लालू यादव का हो या फिर नीतीश कुमार का, बाढ़ को लेकर कोई भी अस्थायी प्रबंध नहीं किया गया। जगन्नाथ मिश्रा का हाँ, समय भी वो जैसे 80 से पहले आप बता रहे हैं, तो उससे पहले बांध बनाया गया, उससे सिंचाई परियोजना निकाला गया बांधों के द्वारा, लेकिन आप देखते होंगे सभी जगह वो धाराशाही हो गए, खत्म हो गए। तो आपको सबसे जो प्रमुख कारण इसमें जो आर.के. सिन्हा जो थे, जिन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे थे, वाइस चांसलर, तो उन्होंने बताया था कि देखिए बिहार में जो है ये बांध जो है, बांध के कारण बाढ़ का संख्या बढ़ा। और देखा जाए तो अंग्रेजी ज़मानों में बांध बहुत कम बने हुए थे, न के बराबर थे, उसमें भी बाढ़ आता था, उतना वो भयानक और प्रलयकारी नहीं होता था जितना अभी आता है वो हो जाता है। हमारे पास सभी सुविधा है, सब हम तैयारी करते हैं, बावजूद इसके वो सब फ्लॉप हो जाता है। अब अभी देखिए ना, जो केंद्रीय टीम सर्वे करने आई है, तो 3763 करोड़ रुपए का नुकसान का बिल सौंपा गया है बिहार सरकार के द्वारा, और सभी डिपार्टमेंट का कितना कितना नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा जल संसाधन विभाग का है, लगभग 1500 करोड़ के आसपास है। तो सोचने वाली बात है कि जल संसाधन विभाग ने कहा कि बांध जो है वो बह गए, फिर कैसे आखिर बांध बने कि 1500 करोड़ रुपए के बने हुए बांध जो हैं वो इसी तरह बह गए। वो जो आपने तैयारी की, इसका मतलब आपका तैयारी जो है वो बाढ़ के विभीषिका को देखकर था ही नहीं। इससे यही साफ होता है कि आपके इतना बड़ा स्तर पर क्षति हुआ, यानी आप बाढ़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करके मान के चल रहे थे। तो सबसे प्रमुख कारण जो है उनके द्वारा, आर.के. सिन्हा का द्वारा बताया गया, उनके द्वारा बताया गया कि ये जो बांध बने, जैसे आप देखिए नेपाल में है, नेपाल में जो सबसे ज़्यादा पानी का जो है वो नेपाल से ही आता है। उसको हम लोग क्या किए कि पहले था कि ओपन बॉर्डर था, कि पानी जहाँ बारिश हुआ उधर के इलाके में पानी बढ़ा हुआ आया। और नॉर्थ बिहार में आप देखिएगा ज़्यादातर की झील बहुत ज़्यादा है, खासकर तिरहुत इलाका में, चंपारण इलाका में झील है, तालाब है, ताल है। तो वो पानी जब बढ़ता था तो वो झील में आके उसमें अपना अधिग्रहण लगाता था, पानी जो जमा होता था उससे ओवरफ्लो करता था। तो धीरे धीरे करते करते वो पानी जो है अंततः आके गंगा नदी में मिलती थी। तो इसके कारण वो पानी जो है वो स्टोर हो जाता था एक जगह से। पानी जो नेपाल में चाहे बारिश का पानी है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट बिहार में स्टोर रहता था, उसके कारण ग्राउंड वाटर का भी जो है वो लेवल मेंटेन रहता था। ये 80 के पहले तक का बात है। हाँ, ये 80, अब बता रहा हूँ आपको मैं, चंपारण में भी 44 झील है और एक एक झील जो है वो 1000 2-2 हज़ार एकड़ में फैला हुआ है। तो वहाँ पानी स्टोर होता था। लेकिन हम क्या किए कि अब पूरे नेपाल से आने वाली नदियों को मेनली 2 चैनल में बांध दिए, एक वाल्मीकि नगर बैराज और दूसरा जो है वो कोसी का जो डैम बना हुआ है उसे हम बांध दिए। अब क्या होता है कि आप जितना नेपाल में बारिश होगा आप 2 चैनल से उसको निकालते हैं, तो इसका क्या असर होता है कि वो इतना तेजी में, अब सोचिए ना, अभी नदी जो है वो प्राकृतिक उसका ये बना धारा बना हुआ है, उसका विस्तार भी जितना होता है वो भी प्रकृति ने तय किया है उसके अपने हिसाब से। अब उसमें आप एक्स्ट्रा पानी लाकर ऐड कर दीजिएगा तो वो क्या होगा, जिस इलाके से बहेगा उस इलाके को तो बर्बाद ही करेगा। और यही कारण है कि आप 2-3 सालों से लगातार देख रहे होंगे कि पश्चिम चंपारण अमूमन बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं था। पूर्वी चंपारण का जो भी क्षेत्र है गंडक से लगा हुआ वो इलाका, फिर से गोपालगंज में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, फिर से छपरा सारण में जो है। तो ये कारण क्या हुआ है कि पानी एकाएक जो है आप दूसरे जगह की पानी स्टोर करके उसे एक चैनल से निकालेंगे तो उसका प्रभाव यही होगा। फिर से है कि आपने उधर कोसी नदी में भी ऐसा किया आपने। एक सवाल इसी पर आता है, आदेश जी बीच में पूछेंगे कि 2-3 साल से हम भी देख रहे हैं, पिछला साल तो गोपालगंज का कुचायकोट हो, सिधौलिया हो, सब डूब गया था। पर मिथिलांचल और सीमांचल का जो एरिया है वहाँ पे ये बांध वाला फैक्टर काम करता है। देखिए वो तो है कि निचला इलाका है, बहुत ज़्यादा नदियों का जाल है वहाँ पर, और नदियों को आज तक उसके लेकर कोई प्रबंधन नहीं किया गया है। जैसे वहाँ छोटी छोटी बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, नेपाल से वो सब कनेक्टेड हैं, और वो जो इलाका है वो थोड़ा उसका ढाल जो है नीचे है, और इस कारण होता है कि पानी वहाँ बहुत जल्दी स्टोर होता है। नदी कमला बलान, ये सब नदी जो है नेपाल की नदी है, वहाँ पर एकाएक पानी छोड़ा जाता है, उसको भी बांध बनाया गया है। और जैसे नेपाल में और तराई इलाकों में जब ज़्यादा बारिश होती है, प्रेशर बढ़ता है, तो उसको एकाएक छोड़ा जाता है। तो देखिए ले देकर सब जगह वही स्थिति है। नेपाल से आने वाली, मैंने तो 2 बड़े चैनल का बात किया, इसके अलावा जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, जब उधर पानी ज़्यादा बढ़ता है, देखिए अब तराई इलाका ढाल जो है वो उत्तर बिहार की तरफ है, तो वो पानी जो है बहुत तेज़ी में फैलता है वो।
तो यही कारण है कि जितना भी नॉर्थ बिहार है वहाँ पर पानी, हाँ, मिथिलांचल सीमांचल सारे इलाके जो हैं वहाँ पर क्या है कि बरसात के दिन में हम इस तरह तो कंट्रोल करके रखते हैं, जब पानी कम है तो हम कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जब बरसात का समय आता है तो हम अनकंट्रोल्ड हो जाता है वो, क्योंकि आप देखें तो 700 किलोमीटर का जो है बॉर्डर हम शेयर करते हैं नेपाल से, और वो सारा तराई इलाका है और सारा ज़्यादा बारिश होने वाला। आप सब कोई जानता है कि मानसून जाता है नेपाल की पहाड़ी में टकराता है और बारिश होता है, और वो बारिश सबसे ज़्यादा तराई इलाका में होता है, और तराई में और नॉर्थ बिहार में भी बारिश होता है। तो ये दोहरा मार लगता है यहाँ पर। तो जो उनके अनुसार बताया जो बांध बनाया गया, वो बांध जो है वो एक चैनल बना जो कि दूसरे जगह पानी को घींच कर यहाँ पर लाने का, और पानी जो है वो एक चैनल में अब बनाए तो उसका उस क्षेत्र में वो काफ़ी तबाही बन के आया। अभी भी बिहार में आपने चर्चा किया है कुछ इलाका सुखाड़ भी रह जाता है, उसका कारण भी यही है। का जो क्षेत्र है जहानाबाद गया, ये सब। हाँ, और अभी तक मुझे बहुत अफसोस है कि आज तक एक ठोस अस्थाई कोई भी कार्यक्रम किसी भी सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया कि बांध को कैसे हम बांध बनाकर या किसी भी तरह बाढ़ को कैसे कंट्रोल करें। वाटर मैनेजमेंट का भी बात चलता है कैसे करें, बहुत तरह का उसमें आता है अपना कि एक नेपाल बॉर्डर पर एक नाला बनाए, उस नाला में जितना पानी आता है उसको स्टोर करें और बाकी नदियों में उससे समय समय पर छोड़े। बहुत सारा है, नदी जोड़ो परियोजना का भी बात किया गया कि नदियों को लिंक किया जाए और वैसे इलाके जो सूखे रहते हैं वहाँ पर उस पानी को सप्लाई किया जाए, नहर बनाया जाए उसके लिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा का पानी जो है वो साबरमती में लाया गया, ये सब है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा। बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए संभव नहीं है। एक और यहाँ पर देखिए, अब एक सवाल आया, कई लोगों से मेरी चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदी जोड़ो योजना लाई थी कि देश के सभी नदियों को कनेक्ट कर देना है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है बिहार में बाढ़ का। 2003 या 2 में आया था ये फैसला। देखिए अभी तो जोड़ा ही नहीं गया है, बाढ़ का कारण ये नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये देश में विभीषिका बन के आएगा। ये जो है आपको बहुत डैमेज करेगा, क्योंकि एक नदी जो है इकोसिस्टम बनाती है अपना, उसका लोकेलिटी होता है, बहुत सारा गुण होता है, तभी वो नदी उस क्षेत्र में बहती है। अब गंगा इतना विशाल नदी आप रेगिस्तान में नहीं सोच सकते हैं, कारण है इसका बहने का। तो आप यहाँ के नदियों को, पानी को आप मोड़ के वैसे जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर प्रकृति ने उस जगह को कम पानी वाला बनाया, तो उसका असर तो यहाँ पर पड़ेगा ही, और साथ साथ उस इलाके पे भी पड़ेगा। उधर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ का जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी कुछ बना हुआ है वो कम पानी में ही बना हुआ है। और इसके बाद आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा चेंज, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। हमने जो बांध बनाया, चाहे इतना बड़ा बड़ा बांध बना हो, चाहे वो गंगा नदी को बनाया गया बांध हो उत्तराखंड में, या फिर से आपको बहुत जगह बना, भाखड़ा नंगली से बना हो, तो पढ़ाया ही जाता है कि वो बांध के कारण भूकंप की भी समस्या होती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होता है बांध बनाने में। आप सोचिए ना, इतना बड़ा आप नदी जोड़ो योजना बनाएंगे, कितना इलाका जो है आपको उसमें खाली करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, पैसा, वो तो संभव है ही नहीं। ये वही संभव है जहाँ पर छोटी नदी है, छोटी नदी को जोड़ना है, बहुत बड़ा आपके पास संसाधन है, आप कर सकते हैं। बिहार जैसे स्टेट में नहीं कर सकते हैं जहाँ पर हर एक 4 कोस पे एक नदी है, छोटा बड़ा कोई ना कोई नदी है, तो इसे मैनेज नहीं किया जा सकता है। तो वाजपेयी जी का परियोजना सोच है कि हम सभी देश में सभी जगह पानी पहुंचाएं सही से, लेकिन नदी जोड़ो इसके लिए सटीक नहीं हो सकता। आप ये सोचेंगे कि हम बिहार में बाढ़ के समय के पानी को राजस्थान ले जाएं या फिर साउथ में ले जाएं, ये नहीं है। देखिए जो बिहार के हवाले प्रकृति ने किया है वो इसे रहना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। आज से 100 साल पहले क्या नेपाल में कोई बांध नहीं बना हुआ था, लेकिन क्या था, क्या बिहार के सारे लोग थोड़ी डूब जाते थे? तो ये प्रकृति ने दिया है कि नेपाल के इलाके में बारिश होगी, मानसून का क्षेत्र है, उत्तर बिहार में बारिश होगा, पानी होगा, नदियों का जाल है, लेकिन फिर भी हम रहते थे। तो उसी के हिसाब से हमको ये करना पड़ेगा, और जो हमने छेड़छाड़ किया है उसी का परिणाम है कि ये बाढ़ आता है। ये बिहार जो है वो लैंड लॉक स्टेट है, यानी इसके किसी भी चारों तरफ से राज्य हैं, समुद्र के किनारे नहीं है। इतिहास में यही जो फैक्टर था जिसे लैंड लॉक स्टेट कहते हैं, ये इसके लिए एक वरदान की तरह था। जो आक्रमण कम होता था, बहुत सारा फैक्टर था। और आज के समय में ये कहा जाता है कि चूंकि ये लैंड लॉक स्टेट है इसलिए पानी कहीं निकल नहीं पा रहा है। तो सवाल उठता है कि आज़ादी के पहले बाढ़ का इतना विभत्स रूप हम नहीं देखते थे, 1980 के पहले तक इतना विभत्स रूप नहीं देखते थे। ये अचानक पिछले 40 सालों में जो बिहार में, देखिए ये वीडियो हमारा राजनीतिक चर्चा का नहीं है, लेकिन राजनीतिक चर्चा इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि जिसके हाथ में गद्दी होती है उसी के ऊपर दावेदारी और जिम्मेदारी बनती है। 1980 के बाद जगन्नाथ मिश्रा आते हैं,
राम सुंदर दास आते हैं मुख्यमंत्री, खैर वो कम समय के लिए थे। लालू प्रसाद यादव 15 साल राज करते हैं और पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार बने हुए हैं। नीतीश कुमार तो इंजीनियर हैं, बजाते इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है, नक्शा इन्हें समझ में अच्छे से आता है। तो जो हमारे जो सीएम हुए, जो हमारे मुखिया हुए राज्य के, उनको ये बात अभी तक समझ नहीं आया कि बांध बनवाना एक बेहद बड़ा फैक्टर बन रहा है बाढ़ आने के पीछे। देखिए, उन्होंने कोई सटीक अभी तक काम नहीं किया है बाढ़ में कंट्रोल को लेकर, असलियत यही है। और हर एक महीने आप सुनते हो, हर एक साल सुनते हो, मई में नीतीश कुमार एक बात जरूर याद करवाते हैं, तटबंधों की मजबूती छपता है, निर्देश दिया जाता है, बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है और वही बांध सबसे पहले टूटते हैं। तो मैं तो मानता हूं कि ईमानदारी से काम नहीं होता है, सबसे बड़ा बात। और ये लोग गरीब के नेता अपने आप को कहते हैं, चाहे बिहार में 30 साल से जिसका भी शासन हो, गरीब के बेटा अपने आप को कहते हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मार बाढ़ का इन गरीबों को ही लगता है। अमीर तो पहले ही निकल जाते हैं, उनका पैसा है कि वो नाव से भी अपना ये करके अंतिम स्थिति में ही चले जाए, शहर में उनका घर है। लेकिन जिसका सब कुछ गांव में है वो कहाँ जाएगा? और आप जो सीमांचल इलाका है, मिथिलांचल है, वहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जो कि दिसंबर तक वहाँ पानी रहता है, तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा बात, आश्चर्य की बात है कि आज तक किसी भी नेताओं के द्वारा बिहार में बाढ़ के कंट्रोल के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार की आपने बात किया, नीतीश कुमार मेरे ख्याल से किसी भी नए बांध का निर्माण उन्होंने नहीं कराया अभी तक, मुझे तो नहीं पता है। जो कि बांध का निर्माण कराया जाए, वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर पानी आता है, उसको कंट्रोल किया जाए, कुछ भी नहीं। केवल यहाँ पर बिहार में है कि बचाव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और कहा जाता है कि बचाव में ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि पैसा अलॉट होता है, अधिकारी भी खुश, जो छोटे स्तर के जो दलाल हैं, नेता हैं, वो भी खुश, और जिसका जो बहना था वो तो बह रहा है, हमेशा बहता है, उसको 2 बोरी अनाज 1000 रुपये खाता में आ जाता है, वो भी खुश हो जाता है, इतना ही से। तो ये 8570 लोग जो मरे हैं पिछले 42 साल में, सरकारी आंकड़ा है, इससे कई गुना ज़्यादा लोग मरते हैं, पेपर पे उनका नाम नहीं आ पाता, इनका हिसाब कौन देगा? देखिए, इनका हिसाब तो कारण तो बहुत सारे मरने को होते हैं। आप 8000 ही बता रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा जो है 2008 में कोसी का जब बांध टूटा था तब हम लोग मरे थे। उसमें तो बताया जाता है कि अभी भी 1-2 लाख लोग गायब हैं, जिसका गायब उसकी सूची में है। पेपर पे नहीं है, पर सरकारी पेपर पे नहीं। सरकारी तो खैर कम है उसमें। और इससे तो मैं सबसे बड़ा दोषी मानूंगा कि बिहार में शुरू में इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया। जब श्री बाबू थे उस समय प्रयास किया गया, बाद में के सीएम को प्रयास किया गया, लेकिन जब से 1990 के बाद से इस पर कोई प्रयास नहीं किया गया कि बिहार में बाढ़ जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। बस बाढ़ आने के बाद राहत एवं बचाव पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेन खेल वहीं से शुरू होता है। अधिकारी भी चाहते हैं, पैसा कस के आता है। अब आप देखिए ना, आप केंद्र सरकार को बना के भेज दिया गया, 3700 इतना करोड़ का नुकसान हुआ, 3763 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन आपने उतना पैसा लगाया होता बाढ़ रोकने के लिए तो इतना नहीं देना पड़ता। 26 जिला आपका प्रभावित था, 20 लाख लोग इससे प्रभावित थे इससे। तो वो समझिए कि जितना पैसा लगता है बाढ़ राहत में, बाढ़ खत्म होने के बाद लोग भूल जाता है, लोग भी भूल जाते हैं, नेता भी भूल जाते हैं। और उतना अस्थायी व्यवस्था किया जाए इसे कंट्रोल करने के लिए, तो बाढ़ आने पर हम लोग अच्छे से निपट सकते हैं। लेकिन यही कहा जाता है कि यहाँ के जो बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो शासन चलाता है, चाहे राजनीतिक पार्टी में हो, चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे ठेकेदार हो, वो नहीं चाहते कि बिहार से बाढ़ कभी गायब हो, यहाँ हर एक साल आए। एक और सवाल है, जब से जदयू और भाजपा की सरकार बनी बिहार में, यानी जो एनडीए की सरकार बनी, मंत्रालय की हम बात कर लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का भी एग्जाम्पल लीजिए, चंद्रमोहन राय पहले स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, अश्विनी चौबे बनते हैं, नंदकिशोर यादव बनते हैं, बीच के 2 साल को छोड़ दिया जाए जब तेज प्रताप बने थे, तो अभी मंगल पांडे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय 2005 से अभी तक भाजपा के कब्जे में रहा है। जल संसाधन विभाग की हम बात करें, ललन सिंह रहे हैं, संजय झा हैं, जदयू के पास ही ये विभाग रहा है। हाँ, जल संसाधन विभाग देखिए कि शुरू से नीतीश कुमार इसे अपने पार्टी के पास ही रखे हुए हैं। पहले आपने सही कहा कि पहले ललन सिंह थे, फिर से विजय कुमार चौधरी थे, फिर से आपको अभी बन गए हैं संजय झा। और ये सीएम के काफ़ी खास लोग होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो इसी विभाग को झेलना पड़ता है। तो ये अपने आप में ये प्रश्न है कि इसका मतलब है कि फेल्योर है या फिर ध्यान नहीं दिया जाता है, या इसमें तो ये भी खबरें आती हैं कि जल संसाधन विभाग में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप सबसे ज़्यादा तो इस बार 3700 करोड़ 63 करोड़ का जो डाटा बना है केंद्र को देना है, उसमें 1500 करोड़ का अकेले जल संसाधन विभाग का लगा है नुकसान कि बांध बह गया।
तो जो है इसका जिम्मेवारी कौन लेगा कि आपने कैसा बांध बनाया जो कि बाढ़ को झेल ही नहीं पाया। और आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, आप 15-16 साल से, हर एक साल से ऐसा ही है कि जल संसाधन विभाग में जो है कि आप पहले मई में ही आप बांध का मरम्मत का काम शुरू कर देते हैं, आप एक होमगार्ड का जवान का तैनाती करते हैं देखरेख के लिए, लेकिन वही बांध जो है टूट जाता है, नहीं रक्षा कर पाता है। तो आज तक इसका हमेशा नीतीश कुमार जो हैं वो आते हैं और गंगा नदी में गाद की समस्या और फड़क्का बैराज की चर्चा करके सभी मामलों को रफा दफा कर देते हैं। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन पर बात कर लीजिए, समय बहुत जा रहा है कि आखिरकार इसका परमानेंट हल कैसे निकलेगा? आपको क्या समझ आ रहा है कि आखिरकार बिहार बाढ़ मुक्त तो नहीं हो सकता है कोई भी राज्य, लेकिन इसको हम मिनिमाइज सबसे कम स्तर पे कैसे कर सकते हैं? देखिए, बाढ़ रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि प्रकृति ने जैसा आपको छोड़ा है वैसे ही छोड़ दें। उसमें छेड़छाड़ करेंगे, अपने से चेंज करेंगे, वही आपको परेशान करता है। और आप सोचिए ना, कम तक कि कभी भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उस समय बाढ़ से इतना बड़ा बिहार में नुकसान हुआ या कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हम जब भी आज़ादी के बाद पढ़ते हैं तो यही होता है कि बाढ़ जो है वो बहुत बड़ा समस्या है। तो सबसे प्रकृति ने जो क्षेत्र बनाया है वो क्षेत्र जो है अपने आप में विशिष्ट है, और उसी विशिष्टता के कारण वहाँ पर लोगों का बसावट होता है, क्रियाकलाप होता है। तो बिहार यूपी जो हम लोग का इलाका है वो प्रकृति ने बहुत ज़्यादा पानी दिया है, नदी दिया है, बरसात दिया है, तो हमें उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, नदी बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इतना बात याद रखना होगा, उसका जो दुष्परिणाम होगा वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसका एक ही उपाय है कि नदियों को स्वतंत्र छोड़ा जाए, उनको सीमाओं में ना बांधा जाए, एक जगह का पानी दूसरे जगह ना एडजस्ट किया जाए। हाँ, ये रखा जाए कि नज़र बना के रखा जाए सब पर कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ के लोगों को अलर्ट करें, सब कुछ करें, ये पूर्व सूचना जो है इसे मजबूत रखा जाए। लेकिन अब सोचेंगे कि हम सभी तरफ बांध बना देंगे, चेंज कर देंगे सब कुछ, वन जो है उसको कम करेंगे, वृक्षारोपण ज़्यादा करना है, ये सब करना है। प्रकृति को जितना कम छेड़छाड़ करेंगे उतना ही हमारे लिए सही रहेगा। ज़्यादा कुछ प्रोग्राम करेंगे, परियोजना चलाएँगे, उसका साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं, नाम उनका विभुनंदन सिंह है, बिहारी नंबर 1 चैनल है उनका, बड़े यूट्यूबर बिहार के हैं, इन दिनों मुंबई में अपना बिंज एक चैनल है वहाँ काम कर रहे हैं, सहरसा के मूलतः रहने वाले हैं। हमारी जब बात होती है तो वो बताते हैं कि जब वो 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे थे, यानी जब उनका बचपना चल रहा था, तो उस समय सहरसा एक ऐसा क्षेत्र था जो बाढ़ के कारण रेलवे लाइन से भी कट जाता था। 3 महीनों के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलता है आदेश जी वहाँ पर। आप सोचिए कि मरीजों का क्या होता होगा, रोगियों का क्या होता होगा। स्कूल परमानेंट 4 महीना वहाँ बंद रहता है। ये 2015-16 का हम बात आपको बता रहे हैं। यानी आज की स्थिति में जब डिजिटल युग चल रहा है भारत में, भारत के ही बिहार का एक जिला है सहरसा, और सहरसा ही नहीं, सीमांचल का कई क्षेत्र ऐसा होगा, किशनगंज होगा, कटिहार होगा, भागलपुर होगा, इसके कई गांव, कई कस्बे कट जाते हैं बाढ़ से। तो आखिरकार इसका परमानेंट यानी कि स्थायी सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इस पर हमारे मुख्यमंत्री, साथ ही साथ हमारे देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री को भी सोचने की जरूरत है। बिहार भारत का ही अंग है, और सिर्फ अंग नहीं, हजारों साल तक ये राजधानी रहा है, ये हमारा राजधानी रहा है। और आज इसकी जो दुर्गति है सिर्फ बाढ़ के कारण, आप सोचिए आंकड़ा 1,15,00,000 घर पिछले 40 सालों में टूट चुका है बाढ़ से। कितना सोचिए मॉनेटरी लॉस है, इससे हमारा आर्थिक नुकसान है और मनोबल टूटता है। आज सबसे ज्यादा बिहार से पलायन क्यों हो रहा है, एक उसमें कारण बाढ़ भी है। और मिथिलांचल का जो आदेश जिक्र कर रहे थे कि मिथिलांचल निचला इलाका है, यह वरदान था मिथिलांचल के लिए। वही निचला इलाका होने के कारण वहां पर जल रहता था, इसके कारण उस क्षेत्र में लोगों को फ्री में मछली और मखाना मिल जाता था, और आज वही निचला क्षेत्र वहां बाढ़ का कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं भूल हुई है, हमसे सभी लोगों से हुई है, सरकार से हुई है। मैं दोषी किसी को नहीं बता रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी सभी की बनती है और हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और सरकार को सोचना पड़ेगा कि बिहार को बाढ़ मुक्त कैसे किया जाए। ये विश्लेषण कैसा लगा है आपको द इंडिया टॉप का, हमें जरूर बताइएगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।